जानने वाले हैं सबसे पहले जब हम लोग वेलनेस इवैल्यूएशन करते हैं, तो वेलनेस इवैल्यूएशन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान भी होता है। देखिए, हम लोग जो मेजर मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं, जहां पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है वेलनेस इवैल्यूएशन करते वक्त, बीएमआई करते वक्त। नंबर वन, सबसे पहले हम बीएमआई करते वक्त जहां पर मिस्टेक करते हैं वो ये है, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा बीएमआई करते वक्त हमें प्रीजज किसी के बारे में भी नहीं करना चाहिए। प्रीजज मतलब हमें लगता है यार ये व्यक्ति चेकअप के लिए आ रहा है, ये न्यूट्रिशन लेने वाला मुझे लगता नहीं है, इसका चेकअप करके क्या करें। कई बार हम इग्नोर करते हैं ऐसे पर्सन को। तो पहली चीज, इस इंडस्ट्री में इग्नोर करना बंद करें और प्रीजज करना बंद करें कि कौन न्यूट्रिशन ले, कौन नहीं ले सकता है। आपने देखा होगा कई बार एकदम बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा और मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली वाला सा आपको इंसान दिखता है, वो न्यूट्रिशन परचेज कर लेता है, और जो आपको ज्यादा समझदार और ऐसा लगता है वो एक बार के लिए नहीं लेता। ऐसा होता है ना, बोले यार ये तो लगता नहीं था यार ये खरीद लेगा प्रोडक्ट, लेकिन वो ले लेता है। इसलिए आपको इस इंडस्ट्री में किसी के बारे में प्रीजज करना ही नहीं है। कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन न्यूट्रिशन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, हमारा काम है लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना। तो बीएमआई करते वक्त सबसे पहली चीज जो मिस्टेक करते हैं, मशीन को हमेशा समतल जगह पे रखें। नंबर वन लिखो। हम कई बार मशीन को ऊबड़ खाबड़ जगह पे रख देते हैं, मिट्टी में रखते हैं। तो हमेशा मशीन को समतल जगह पे रखें और पक्के फर्श पे रखें। पक्के फर्श पे रख के बीएमआई रखें। हम कई बार कारपेट पे, दरी पे, मैट पे, इन पे मशीन को रख देते हैं और इन पे रख के आप बीएमआई करते हैं, तो पैरामीटर्स कभी नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं एक्यूरेट पैरामीटर नहीं आएंगे। तो मशीन को पक्के फर्श पे रखें, समतल जगह पे रखें, नंबर वन। नंबर टू, मशीन पे जब आप लोगों का चेकअप करते हैं तो हमेशा पर्सन जिसका कर रहे हैं वो नंगे पांव होना बहुत जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में चेकअप कैंप्स लगाते हैं, लोग शोक्स में होते हैं तो भी हम चेकअप कर देते हैं, कई बार फोटोग्राफ से हम लोग देखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी उसके पैरामीटर सही नहीं आएंगे, क्योंकि ये मशीन में सेंसर लगे हैं और नंगे पांव से मशीन स्कैन करेगा। तो नंगे पांव आप लोगों को मशीन पे खड़ा करेंगे, नंबर टू। नंबर थ्री, चेकअप करते वक्त जिस पर्सन का आप चेकअप कर रहे हैं उसके जेब में उस वक्त मोबाइल ना हो। मोबाइल और चाबी आपको बाहर निकलवा देनी है। जैसे ही आप व्यक्ति का बीएमआई करते हैं, व्यक्ति मशीन पे आता है तो सबसे पहले उसकी नजरें कहां पे जाती है, आपने देखा होगा। मशीन पे खड़े होते सीधा पर्सन ऐसे देखता है, सीधा पहले देखता है कितना वजन हुआ। तो क्या करना है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट खड़ा रखना है, सीधा। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, पैरामीटर में, रीडिंग में फर्क पड़ता है। एक और सावधानी वाली बात कि जब भी आप किसी पर्सन को मशीन पे खड़ा करते हैं तो कम से कम 2 मिनट लगाइए मशीन के ऊपर। मशीन बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की है, कुछ सेकंड्स में ये बॉडी को स्कैन कर लेती है, पैरामीटर्स स्कैन कर लेती है। लेकिन कम से कम फिर भी एक व्यक्ति को 2 मिनट आप चेकअप के लिए दीजिए। क्या इसका फर्क पड़ेगा मनीष जी, पड़ेगा क्या? आपने देखा होगा जैसे ही कई बार हम लोग, भीड़ होती है चेकअप कैंप्स में, और आपने व्यक्ति को मशीन पे चढ़ाया और फटाफट से स्कैन वाले वाला उतर जाइए भैया, तो सामने से रिप्लाई क्या आता है, अच्छा भैया तोल दिया क्या मुझे, अच्छा तोल दिया, ये मेरा बुआ का लड़का है इसको भी तोल दो। मतलब अगर आप थोड़ा फास्ट ज्यादा करते हैं तो लोगों को ये मशीन वजन तोलने की मशीन लगती है, आपने देखा होगा। उनको मालूम नहीं है कि पूरा बॉडी स्कैन करती है। तो थोड़ा सा जब आप समय लेते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर सिंसियरिटी आती है, अच्छा मेरा पूरा बॉडी स्कैन हो रहा है ऐसा करके। तो थोड़ा सा उसको मशीन पे खड़ा रहने दीजिए। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट बात, चेकअप करते वक्त जब आप मशीन को सेट करते हैं तो एक मेल और फीमेल का ऑप्शन आता है, और अधिकांश लोग यहां पर जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं। मेल की जगह पे फीमेल और फीमेल की जगह पे अगर आपने मेल सेलेक्ट कर दिया तो पूरा रीडिंग गड़बड़ हो जाएगा, पूरा रीडिंग। अच्छा, दोनों के सिंबल आते हैं मशीन पे, मेल और फीमेल का, कि जो नीचे से पतला होता है वो मेल का फोटो होता है, उसको सिंबल को देखते पता चल जाएगा ये मेल का है, ये फीमेल का है। तो वही सिलेक्ट करना है आपने। अगर उसको उल्टा किया पूरे पैरामीटर उल्टे हो जाएंगे आपके।
तो ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है जल्दबाजी के चक्कर। इसके अलावा कभी भी किसी का बीएमआई करो, हम लोग कई बार क्या करते हैं जी, हमें शर्म आती है उनकी लंबाई नापने में, हमें लगता है यार पैरों पे फीता कौन लगाएगा, तो हम जल्दबाजी में उनका एक्यूरेट लंबाई और हाइट जो है नाप के नहीं लिखते, अंदाजा लगाते हैं। क्या अंदाजा सही है? आप अगर पूरे अंतर्यामी भी हैं, पूरे अंतर्यामी है कि आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपको दिखता है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से आए हैं, चाहे आप किसी भी लेवल से आए हैं, बट यहां पर आपको एज ए वेलनेस कोच जीरो से काम करना है और डाउन टू अर्थ रह के काम करना है और लंबाई नाप के लिखना है। अधिकांश लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सामने वाले को पूछ लेते हैं, हाँ संतोष जी आपकी लंबाई कितनी है? अगर एक कोच कंज्यूमर से पूछ के लंबाई लिखेगा, क्या ये सही है? सही मैसेज जाएगा? ये सेल्समैन लगते हैं, फिर आप बेचने वाले लगते हैं, आप कोच नहीं लगते। सामने वाले की 180 सेंटीमीटर लंबाई है और उसने आपकी एग्जाम लेनी है और आपने पूछा जी शर्मा जी आपकी हाइट कितनी है, वो बोलेंगे 175 और आपने डाल दिया 175। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसको समझ आ गया कि भैया कुछ नहीं आता, ये भोंदू आदमी है, ये मेरे से पूछ के लिख रहा है, मेरी 180 सेंटीमीटर लंबाई, मैं 175 बोल रहा हूँ, ये 175 लिख रहा है। कई बार लोग भी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि हमें कितना नॉलेज है, हम कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, तो ऐसा अंदाजा मत लगाइए। कई लोग तो पूछते भी नहीं मनीष जी, कई लोग तो क्या करेंगे, चेकअप करने गए, अंशुमान जी का चेकअप हो रहा है और चेकअप करने के लिए, और उन्होंने लंबाई पूछा भी नहीं और उनके पैरों की तरफ देखा और आपने पूछा अंशुमान जी कितने हाइट है? सर मुझे तो आइडिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उनके पैरों की तरफ देखेंगे, उनके सिर की तरफ देखेंगे, हाँ हाँ 176 176 भाई 176। वो बोलेंगे सर आपको कैसे पता? अरे सर क्या बात कर रहे हो, मुझे 11 साल हो गए यही काम कर रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए यही तो काम है रोज का। मतलब हम तो बाबा जी बन गए हैं, हम तो मतलब सब कुछ जानने लगे हैं, सोच के देखो। फिर तो हम कोच थोड़ी होते, हम तो दीवारों पे लटक चुके होते अब तक तो, हम माला चढ़ चुके, लोग अगरबत्ती कर रहे होते अपने को। तो ये जो अंदाजा है ना, ये ठीक नहीं है। और कई लोग पता क्या करते, कई लोग तो शैलेंद्र जी ऐसा भी नहीं करते, वो क्या करते हैं, भाई साहब आपकी लंबाई कितनी है शैलेंद्र जी? बोले यार भैया मेरे को नहीं पता, एक काम करो यार शैलेंद्र जी खड़े होना देंगे, आप मेरे बराबर में खड़े हो जाओ। कई तो कोच ऐसा भी करते हैं, कस्टमर को अपने बराबर में खड़ा करेंगे और बोलेंगे देखो मेरा 180 सेंटीमीटर है, आप मेरे कान के बराबर आ रहे हो, कान के बराबर, तो आपका तो पक्का 175 होगा। ये वाला मिस्टेक बहुत सारे कोच करते हैं। चाहे आप कितना भी जानते हैं, पर आप एक्यूरेट भैया लंबाई से, वो फीते से लंबाई नाप के लिखिए। ऐसी जल्दबाजी और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करिए, ठीक है? इसके अलावा लिखिए और कहां पर हम लोग मिस्टेक करते हैं। हम जल्दबाजी में चेकअप करते वक्त बीएमआई का जब रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं ना, अधिकांश लोग उसमें कार्बन कॉपी नहीं रखते, और रिपोर्ट कार्ड बना दिया एक, और एक पेज था ऊपर वाला, वो बना के कस्टमर को दे दिया। अब आपके पास कोई डाटा नहीं है कस्टमर का। ये भी मिस्टेक छोटी है लेकिन प्रभाव बड़ा डालती है। अगर वो डाटा आपके पास होता तो आप उसका फॉलोअप करते, आ गया तो भी फॉलोअप करते, वो नहीं आया तो भी उसको याद करते, फॉलोअप करते। तो हमेशा कार्बन कॉपी अपनी डायरी में रखो और 2 रिपोर्ट बनाओ, एक आपके पास रहे, एक कस्टमर के पास कॉपी जाए। दूसरा, बार अलग अलग जो मशीन है ना, एक कोच को चेकअप मशीन खुद की रखनी चाहिए, ये हमेशा याद रखो। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है ना, तो सबसे पहले हथियार खुद के पास होना बहुत जरूरी है। हम कई बार उधार के हथियार से काम चलाते हैं, अपने स्पॉन्सर के चक्कर में रहते हैं, वो मशीन लाएगा, वो चेकअप करेगा। शैलेंद्र जी आज आ जाओगे क्या, 4 लोगों का चेकअप करना है। शैलेंद्र भैया को खुद को काम है, आज वो बोलेंगे नहीं यार भैया मैं 2 दिन बाद आ पाऊंगा, 2 दिन बाद आपका कस्टमर चला गया। इसलिए खुद मरेंगे तो जग प्रलय होगा, खुद हथियार रखेंगे तो काम होगा भैया। तो हमें खुद को मशीन लेना जरूरी है, खुद की मशीन। और एक पता है, हमेशा एक मशीन से ही चेकअप करो। जब आप मशीनें भी बदलते हो ना अलग अलग, तो भी वेरिएशन आता है, आप देखना हर मशीन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो एक ही मशीन से चेकअप किया करो। कई बार हम पहला चेक अपनी मशीन से कर रहे हैं, दूसरा धर्म कांटे पे चढ़ा रहे हैं, तो ये भी सब में डिफरेंस आएगा इनमें।
सब में डिफरेंस आएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप रिपोर्ट कार्ड बना देते हैं, रिपोर्ट कार्ड एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उस वक्त हम कई बार बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि हम सामने वाले को अपना अटेंशन कम देते हैं। रिपोर्ट कार्ड समझा रहे हैं, सर एक मिनट एक मिनट, आपका, हाँ ये आपका वीएफए बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ जी नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल। हाँ जी सर, तो ये मैं कह रहा था आपका बीएफ मतलब आपका ये वीएफ है, आपका ये मतलब आप एक रिपोर्ट समझा रहे हैं, उसके बीच में आपका 20 फोन आ रहे हैं, क्या ये सही है? जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या आप कोई भी टेबल टॉक कर रहे हैं या आप कोई रिपोर्ट कार्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल तो उल्टा रख दो, हमेशा साइलेंट मोड पे तो रखो, उल्टा हो रखो, सीधा नहीं रखना। इससे क्या होगा, कई बार पता है क्या होता है, हम जितना उस कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं दे उतना बार बार मोबाइल की तरफ देखते हैं। कोई मोबाइल तो कॉल तो नहीं आ रहा किसी का, कॉल तो नहीं आ रहा किसी का, पहले उसको उल्टा रखो, साला आएगा तो ही पता नहीं चलेगा, आएगा तो ही पता नहीं चलेगा। आप जहां पर मौजूद हैं, स्थानम प्रधानम, स्थान प्रधान है, जहां पर आप मौजूद है वहां पर अपना 100% आपने देना है, अपना 100% आपने वहां पे देना है, और सामने वाले को अटेंशन देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लोगों को बड़ा फील होता है, ठीक है ना। तो बीएमआई करते वक्त हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मेल फीमेल सिलेक्ट करते वक्त लंबाई नापना जरूरी है, मशीन को समतल जगह पे रखना बहुत जरूरी है, पक्के फर्श पे रखना बहुत जरूरी है, और नंगे पांव मशीन पे व्यक्ति का आना बहुत जरूरी है। कार्बन कॉपी लेके उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। और बीएमआई करते वक्त हमारे पास 2 प्रकार के पेन जरूर होने चाहिए, लाल और नीली स्याही का पेन, रेड मार्किंग करने के लिए लाल पेन। अब ये रेड मार्किंग तो आप समझते ही हैं, आपने कभी सोनोग्राफी ईसीजी और ये करवाई है क्या कभी, या कोई ऐसा रिपोर्ट कार्ड परिवार में कि आप डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट कार्ड दिया, आपको कुछ भी पढ़ना नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो देखकर केवल एक ही चीज देखते हैं, लाल गोला कहां पे किया हुआ, लाल गोला किया हुआ, अच्छा इसका मतलब है, आता है ना, इतना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन इतना है, मतलब वहां पे लिखा होता है ना, इतने से इतने के बीच होना, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उस पर लाल गोला होगा, वो रेड मार्किंग है। ऐसे ही हम भी अपने कस्टमर का जब चेकअप करते हैं तो रिपोर्ट कार्ड पे रेड मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो आपने बना लिया है, बीएमआई आपने कर दिया है, एक और मिस्टेक हम करते हैं, चेकअप किया, ट्रेनिंग में हम आते नहीं है, नॉलेज होता नहीं है, अध चल घगी छलकत जाए, नॉलेज हमेशा कहां तक जाएगा, नुकसान देगा आपको। सर नमस्ते, हाँ नमस्ते सर, सर मैं ना यहाँ पे एक चेकअप कंज्यूमर के पास आया हुआ था, तो इनकी सर की लंबाई ना सर 174 सेंटीमीटर है सर, वजन कितना होना चाहिए? हम अपने के सामने अपने कोच को फोन मिला, क्योंकि अपने को तो नॉलेज है नहीं कितनी लंबाई में कितना वजन होना चाहिए, और सर उसका कितना वजन, सामने वाला क्या प्रभाव गया कि भैया इसको कोई नॉलेज नहीं, बताओ क्या, थोड़ी देर में भैया वो आप बड़े वाले कोच से बात करते हैं, उनका नंबर मिलेगा क्या? हेलो, समझ आ रहा है क्या? सर उनका नंबर दो ना, वो जिनसे आप बात कर रहे थे अभी, आपके जो सीनियर कोच, कस्टमर के सामने स्पॉन्सर से इस प्रकार की वार्तालाप, कई बार हम एक और मिस्टेक करते हैं कस्टमर के साथ, सर मैं यहाँ पे बैठा हुआ, इनके थोड़ा पेट में एक तो अल्सर है और थोड़ा इनका डाइजेशन भी खराब रहता है, तो सर इनको कौन सा प्रोडक्ट, आप अपने कंज्यूमर के सामने अपने कोच को पूछ रहे हो कौन सा फोन, वो कौन सा मैं प्रोडक्ट दूं, इसका मतलब आप ये साबित कर चुके हैं कि भैया मुझे नॉलेज नहीं है किसको क्या देना है, समझ आ रहा है क्या? और फिर कई बार तो इतना मिस्टेक कर देते हैं, अच्छा सर एलोवेरा देना है क्या सर, आज मैं एलोवेरा तो मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास वो फ्लैक्स ऑयल दे दूं क्या? तो सामने वाला समझ गया कि इसका कोच बता रहा देना ये है, और ये बोला फ्लैक्स ऑयल दे, सामने वाला बोला भैया आप बाद में आ जाना, देख लूंगा बाद में। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कभी ना करें, हमेशा याद रखो कितनी लंबाई में होना, आपकी चेकअप डायरी में बाकायदा हुआ है, आपके प्रेजेंटेशन फोल्डर में मेंशन किया हुआ है, और वहां पर तो मेंशन है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर लो, लिखो एक मेंशन यहाँ पे हमेशा के लिए कर लो, अगर जेंट्स की जितनी सेंटीमीटर की लंबाई, पुरुष की जितनी लंबाई है सेंटीमीटर, उसमें आप 100 माइनस कर दो, उसका उतना वजन लाल होना चाहिए, उसका उतना वजन, जैसे एग्जांपल अगर 180 सेंटीमीटर है या 182 सेंटीमीटर है,
कितना होना चाहिए, 82 kg। 180 सेंटीमीटर है तो मेरे 100 माइनस करो, मेरा वजन 80 किलो लास्ट होना चाहिए। मेरा 170 सेंटीमीटर की हाइट है तो मेरा 70 किलो वजन हाईएस्ट होना चाहिए। क्या इसमें हर कोई इसको समझ सकता है? इसमें तो कोई ना विज्ञान लगाने की जरूरत ना गणित आने की जरूरत है। जेंट्स की जितनी सेंटीमीटर की लंबाई उसमें 100 माइनस कर दो, आपको कहीं डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीमेल का चेकअप कर रहे हो तो जितनी सेंटीमीटर की फीमेल की लंबाई है उसमें 105 माइनस कर दो, दैट्स ऑल। 105। अगर किसी फीमेल की लंबाई 155 सेंटीमीटर है तो उसका वजन हाईएस्ट 50 किलो होना चाहिए। समझ पा रहे? फीमेल के सेंटीमीटर में जो हाइट है उसमें 100 माइनस करना है मेल में, और फीमेल 5 माइनस करना है। अब आपने रिपोर्ट कार्ड भरना है। रिपोर्ट कार्ड में बाकायदा लिखा हुआ है। हमेशा हम यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, मोबाइल नंबर नहीं लिखते सामने वाले का। रंजना शर्मा, मोबाइल नंबर पूछेंगे नहीं। मैं तो यहां तक भैया मोबाइल नंबर अगले को तो मैं तो उसका मोबाइल लेके मेरे मोबाइल मार देता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं नंबर कलेक्ट करने के लिए तो करते हैं, समझो बात। नंबर कलेक्ट करने की तो सारी माथापच्ची कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों जीना है, अभी कभी तो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। तो हमेशा याद रखिए मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करिए, नाम, उसकी उम्र कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और एक और नीचे ही नीचे चेकअप डायरी में कोच का नाम और मोबाइल नंबर का भी जगह खाली होता है, आपने देखा होगा। हमेशा चेकअप रिपोर्ट में अपना नाम और अपना नंबर जरूर मेंशन करें, या तो याद आएगी या उसको आपकी याद आएगी। अगर दोनों के नंबर होंगे, आदान प्रदान हो गए तो काम सही हो गया। समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां पर हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जी के कस्टमर से मैं मिलने गया, क्या मिस्टेक करते हैं? देखो, रंजना बहन ने बोला सर एक बड़ा कस्टमर है, चलेंगे थोड़ा सही रहेगा, तो मैं इनके साथ गया प्रियंका गिरी जी, और प्रियंका गिरी जी का मैंने चेकअप वेकअप कर दिया, और वहां पे चेकअप मैं इनका पहुंचू तो मैंने ही कर दिया। रंजना जी बोला सर आप देखो एक बार, तो मैंने चेकअप किया तो रिपोर्ट कार्ड में कोच के नाम और मोबाइल नंबर में किसका नाम आना चाहिए? मेरा आना चाहिए कि आना चाहिए? मेरा या रंजना जी का? रंजना जी का आना चाहिए, लिख लो। हम अमूमन यहां पे मिस्टेक करते हैं, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख के आ जाते हैं। अब यहां पर दो काम गड़बड़ होगा। पहली चीज तो रंजना जी आपको दोबारा लेके नहीं जाएगी, बोले यार ये आदमी तो खतरनाक है, ये तो जहां लेके जाती हूँ अपना नंबर देके आता है। गलत है ना ये, नंबर 1। नंबर 2, वो व्यक्ति आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा, शर्मा जी वो रंजना जी के साथ आए थे ना मेरा चेकअप करने के लिए, तो मुझे लगा उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, आप तो सीनियर कोच है, तो मैं चाह रहा था मैं आपसे न्यूट्रिशन ले लूं, और मालूम चला रंजना जी से न्यूट्रिशन ले लिया। 2 महीने बाद रंजना जी ने फोन किया, सर वो उस दिन हम आए थे फिर क्या रहा, आपने अभी तक बताया नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो 1.5 महीना हो गया प्रोडक्ट यूज करते हुए। बोले किससे ले रहे हो? बोले वो आपके साथ बड़े सर आए थे ना उनसे। समझ पा रहे हो आप? ये अमूमन मिस्टेक करते हैं, और हमारे कोच भी जानबूझ के करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को अपने पास। हमेशा याद रखिए आप डाउनलाइन के साथ वर्किंग पे जा रहे हैं तो कस्टमर उसका ही होना चाहिए, ना नंबर देना, ना अपना विजिटिंग कार्ड देना। अगर वहां पे नंबर भी मांगेंगे लोग, हमेशा देखना नंबर मांगेंगे। मैं मीटिंग में जाता हूं वहां पे भी लोग नंबर मांगते हैं, फोटो खिंचवाते वक्त भी, सर आपका नंबर। तो लोग आपसे नंबर मांगे तो आपका रिप्लाई क्या जाएगा? प्रियंका जी ने नंबर मांगा तो मैं मुझे क्या बोलना चाहिए? अच्छा आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप एक काम करिए, कोई बात नहीं, रंजना जी के पास मेरा नंबर है, आप उनसे ले लीजिए। क्लियर? रंजना जी के पास मेरा नंबर है, आप उनसे ले लेना। अब रंजना जी को सही लगेगा तो वो दे देंगी, अदरवाइज पहले उसको कस्टमर बनाएगी प्रियंका जी को, उसके बाद जरूरत होगी तो दे देंगे, दैट्स ऑल। ये ऐसा हम कर सकते। और भी कई सारी मिस्टेक्स हम करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे कोई नया कस्टमर है, मतलब जो भी अपना रिजल्ट ले रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे भी कस्टमर बनाने हैं, तो वहां पर अगर हम उनके लोगों से मिलते हैं या चेकअप कैंप लगाते हैं, तो वहां तो हम अपने ही नंबर देते हैं, क्योंकि उनको उस समय कुछ आता नहीं है कि कस्टमर से किस तरीके से बात की जाए। तो क्या ये सही है या गलत है? ओके मैं समझ गया। फॉर एग्जांपल प्रियंका गिरी जी के साथ में मैं चेकअप कैंप में गया, और ये अभी कस्टमर ही है, नई नई है, और बिल्कुल ट्रेनिंग में नहीं आई हुई है, ये कस्टमर को डील नहीं कर पाएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कस्टमर को कैसे डील करेंगी,
तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, यहां पर मैं कहूंगा कि अब मैं अपने नंबर देके तो आ गया, लेकिन प्रियंका जी को डर तो रहेगा, मन में तो मलाल रहेगा, पता नहीं कोई कस्टमर बन गया होगा, कोई ज्वाइन हो गया होगा। तो यहाँ पे तो फिर मेरी ईमानदारी मेरे पास है, मेरा धर्म मेरे पास है कि अगर मैं मेरे नंबर देके भी आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है, तो भैया मैं ये मानता हूँ कि प्रियंका जी का काम बढ़ेगा तो मेरा अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि नीचे वाले के घर में अगर दिया जलेगा, सामने वाले के घर में दिया जलेगा, तो रोशनी मेरे घर तक भी आएगी। तो यहाँ पर मैं चीट ना करूं, अगर कोई इतना ट्रस्ट करके बोल भी रहा है, प्रियंका जी बोले सर आपके नंबर ही दे दो, मैं अभी समझा नहीं पाऊंगी, तो कम से कम वहां पे जिन लोगों का मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, प्रियंका जी के सामने बैठ के फॉलोअप कर सकता हूँ, और अदरवाइज मैं अकेला ही फॉलोअप कर रहा हूँ, तो मैं प्रियंका जी को जरूर बताऊं कि भैया ये लोग है, ये इंटरेस्टेड है, ये अभी इंटरेस्टेड नहीं है, आप भी ध्यान रखिएगा, ये नंबर लिख लो आप। लेकिन वहां पर कभी ऐसा ना हो कि प्रियंका जी को ये महसूस हो जाए, या प्रियंका जी को ऐसा मालूम चल जाए कि यार इस कस्टमर को सुनील सर ने डायरेक्ट अप्रोच कर दिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया। तो ऐसा मिस्टेक भी हम ना करें। अगर कोई ट्रस्ट इतना कर रहा है, विश्वास कर रहा है, तो उसका विश्वास ना टूटे, क्योंकि विश्वास को बनने में सालों साल लग जाते हैं, टूटने में 1 मिनट लगता है। उसके बाद ना तो प्रियंका जी कभी जिंदगी में अपने को बुलानी है, वो दूर दूर ही रहेंगी, है कि नहीं, ये समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसी सिचुएशन में कई बार नंबर देना भी पड़ता है, तो ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और ऐसे तो कई बार आपको मजबूरन आप मीटिंग में गए, कई बार नंबर शेयर करना भी पड़ जाता है, जबरदस्ती भी कई लोग नंबर मांग ही लेते हैं, आप कितना मना करो फिर भी नंबर देना पड़ जाता है। तो फिर वहां पे भी आपकी नेकी और ईमानदारी काम आएगी कि वहां पर किसी का कॉल आ गया, सर वो आप हमारे यहाँ पे सेमिनार में आए थे गंज बासोदा में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और मीटिंग बहुत अच्छी थी, और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ सर आपको सुन के, तो सर लेकिन मैं चाह रहा था कि वो हमारे अभी गंज बासोदा वाले तो नए नए ही हैं, लेकिन आपको तो 11 साल हो गया इस बिजनेस में, आपने वहां पे 64 लाख का चेक भी बता रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि मैं क्यों ना आपके साथ डायरेक्टली जुड़ जाऊं। तो बोले जी आप किसके माध्यम से आए थे? बोले जी मैं पीसी शर्मा जी के माध्यम से आया था, जयपाल जी के माध्यम से आया था। अरे सर क्या बात कर रहे हो, जयपाल जी? चाहे आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, उस मीटिंग में आपको ध्यान नहीं है जयपाल जी का, लेकिन फिर भी क्या बोलोगे, सर जयपाल जी जैसा तो कोई लीडर है ही नहीं, बहुत जबरदस्त लीडर है। और आप एक काम करो, अगर आपके पास नंबर है जयपाल जी को, आप लाइन पे लो, देखो मैं बताता हूँ आपके बारे में, क्यों आपके ऊपर वो विशेष ध्यान रखेंगे। और लाइन पे लिया, जयपाल जी ये संतोष जी का फोन आया था, सुथा साहब का, और ये बड़ा एक्साइटेड है काम करने के लिए, तो जयपाल जी थोड़ा आप देखो, मेरा एक कहना है, अगर आप मेरी बात मानोगे? बोले हाँ सर मानूंगा, इनके ऊपर थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है, बहुत मेहनती लीडर बनने वाले हैं, और ये बहुत आगे ग्रो करना चाहते हैं। हो गया काम, श्याम भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, सारा काम ए टू जेड सही हो गया, बस ये ध्यान रखना, और क्या करना, ठीक है। तो अभी चलते हैं, रिपोर्ट कार्ड हमने भरा, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, टाइम हमारे पास है 7-15 मिनट है, फटाफट लिखो। पहली चीज, जब आपने रिपोर्ट कार्ड भरा और अकील अहमद जी का चेकअप हुआ, अकील अहमद जी की लंबाई है 180 सेंटीमीटर, तो इनका वजन होना चाहिए 80 किलो, इनका वजन आया 120 किलो, इनका वजन आपने लिखा 120 किलो इनका वजन है, तो आइडियल वेट में आप क्या लिखोगे, 80 किलो, और आगे ओवरवेट और अंडरवेट का जहां पे ऑप्शन है वहां पे लिखोगे 40 केजी ओवरवेट, 40 केजी ओवरवेट। अकील जी आपकी लंबाई के अनुसार आपका वजन 80 किलो होना चाहिए, बट आपका वजन 120 किलो है, मतलब आपका 40 किलो वजन जरूरत से ज्यादा है। अकील जी जब हमारा वजन जरूरत से 5 किलो भी ज्यादा रहता है, तो हमारे हार्ट का काम बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे घर में मेहमान के आने से रसोई का काम बढ़ जाता है। सिंपल समझा सकते हैं? अच्छा ये तरीके देखो सबके अलग अलग होते हैं समझाने के लिए, मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, ज्यादा आडी टेढ़ी बातें होती नहीं है। हर 5 किलो वजन पे अकील जी हमारे हार्ट को 1 लीटर ब्लड ज्यादा पंप करना पड़ता है, मतलब हमारे हार्ट का काम बढ़ जाता है। रेड मार्किंग कर दो यहाँ पे, आप लाल गोला करना लाल रंग से कि आपका 40 किलो वजन ज्यादा है। अकील सर आज के 5 साल पहले आपका कितना वजन था, ये पूछना बहुत जरूरी है। 5 साल पहले कितना वजन था? सर उस वक्त तो मेरा ज्यादा नहीं, 101 किलो वजन था, 100 केजी के लगभग था। तो सर आपने पहले कभी सोचा नहीं वेट लॉस के बारे में? नहीं नहीं सर कई बार सोचा, मैं मुझे लगा मुझे वजन कम करना चाहिए। तो अभी यहीं पे वो आपकी लाइन काम करेगी। अकील सर देखो 5 साल सोचते सोचते आपने 120 से 100 किलो से आप 120 किलो पे आ गए, अब आगे क्या ख्याल है आपका? अभी आपको लगता है वेट लॉस करना चाहिए? हाँ सर अब तो करना पड़ेगा सर, देखो 20 किलो वजन बढ़ गया। हाँ
करना चाहिए, नहीं तो आने वाले 5 साल में आप कहां पे होंगे, सोच सकते हो आप। सर आपका बर्थडे कब आता है? सर मेरा 4 महीने बाद बर्थडे है। सर आप नहीं चाहते कि आप जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, और ये आपका बेटा है क्या? हाँ सर ये मेरा बेटा है, कुछ भी मतलब फैमिली मेंबर नहीं है। आप आपको ऐसा नहीं लगता 4-5 महीने बाद जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करो और अपने बेटे के साथ में खड़े हो, तो आप बेटे के बाप नहीं लग के भाई लगो? अरे सर फिर तो मजा आ जाएगा, मैं बेटे के कपड़े ही पहन लूंगा। तो बस थोड़ा सा उनके अंदर वो एक्साइटमेंट जगाना है, जिज्ञासा पैदा करनी है वेट लॉस के लिए। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे रेड मार्किंग हुआ। अगला पॉइंट आएगा फैट परसेंटेज। फैट परसेंटेज, फैट में जेंट्स में लिखा हुआ है, आपको ज्यादा वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है। सामने डायरी में मेंशन क्यों किया होता है कि आप भूल ना जाओ कितना होना चाहिए। मेल में फैट 10 से 20 होना चाहिए और फीमेल में 20 से 30% के बीच में होना चाहिए। ये बाकायदा डायरी में मेंशन किया हुआ है। फैट कौन सा, ये क्या कौन सा फैट होता है? अकील जी आपका फैट आ रहा है 32। अकील सर एक जेंट्स में ये जो फैट है ना, ये फैट आउटर फैट जो हमारी टमी पे, हमारे थाइज पे, हमारे हिप्स पे जो फैट जमा होता है, ये जेंट्स में 10 से 20% के बीच में होना चाहिए। और करिश्मा जी अगर कोई फीमेल है तो उसके शरीर में 20 से 30% के बीच में फैट होना चाहिए। अकील सर ये आपका 35 आ रहा है, मतलब आपका ये 10 से 20 मतलब ये 14, 15, 16 नॉर्मल है। लगभग आपको 20% फैट ये कम करना है। समझा दिया, क्लियर हो गया फैट परसेंटेज आपने। सेकंड पॉइंट आएगा अंजू बालाजी, सेकंड पॉइंट क्या है? वीएफए। सीमा माथुर जी, वीएफए का मतलब है इंटरनल फैट। ये अंदरूनी फैट है, इसको विजनल फैट भी हम कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स पे जमा फैट होता है। हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारे फेफड़े, इन पे फैट होता है। ये फैट की एक लेयर होती है। क्या ये फैट की लेयर होना जरूरी है? हेलो, क्या ये फैट की लेयर होना जरूरी है? यस जरूरी है। लिख लो चाहे आप, हमारे ऑर्गन्स पे फैट की लेयर होती है, ये हमारे ऑर्गन्स की सेफ्टी के लिए होती है। इसको रक्षा कवच और सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये अगर नहीं है तो भी अटैक आएगा। दुबले पतले आदमी को अटैक इसीलिए आता है कि उसके ऑर्गन्स की सेफ्टी के लिए फैट है ही नहीं। तो ये एक लिमिट मात्रा में होना नेसेसरी है, कंपलसरी है, जरूरी है। बट कितना? लिखो 0.5 से लेके 9 के बीच इंटरनल फैट नॉर्मल है। 0.5 to 9। अगर 0.5 से कम है तो ये डेंजरस सिचुएशन है, कभी भी ऑर्गन फेल हो सकता है, कभी भी ऑर्गन फेल हो सकता है। बट अगर 0.5 से 9 के बीच में है तो ये नॉर्मल सिचुएशन में है। इसमें भी हम 3, 4, 5, 6 को नॉर्मल मानते हैं, बीच वाला रेशियो लेके चलते हैं। अगर किसी का इंटरनल फैट 10 से लेके 14.5% के बीच आता है, 10 to 14.5, 10 से 14.5% के बीच अगर फैट है तो ये हाई है। हाई में हम दौड़ नहीं लगा सकते, भाग के किसी को पकड़ नहीं सकते। 2, 4, 5 मंजिल की आप सीढ़ी चढ़ोगे तो हांपनी होना शुरू हो जाएगी, श्वास फूलना शुरू हो जाएगा। अगर फैट बढ़ता हुआ है 10 से 14.5 के बीच है तो ये ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। और अगर अंदरूनी फैट 15 से ऊपर है तो लिखो ये डेंजर है, डेंजर। यहां पर हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे हार्ट पे फैट की लेयर ज्यादा है तो हमारा हार्ट खून को पंप नहीं कर पाएगा और ब्लॉकेज आने के चांस बढ़ेंगे। तो 15 के ऊपर डेंजर है। अब मान लीजिए आपने अकील जी का चेकअप किया और इनका इंटरनल फैट आ रहा है 19, तो क्या कर रहे हैं? इस वक्त आपके चेहरे पे उदासीनता नजर आनी चाहिए और लाल शाही का पेन आपके हाथ में होना चाहिए। कई बार हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, अगले का वीएफए आ रहा है 19 और हंस के बोल रहे सर आपका वीएफए 19 आ रहा है, अंदर का फैट कभी पटाखा फूट सकता है आपका। वो आपका पटाखा फोड़ देगा गुस्से में आके। मरने का सबको डर लगता है भैया, प्यार से पपोल के आराम से समझाना पड़ेगा। आपने डॉक्टर देखा कभी आपका रिपोर्ट देख करके? जैसे कोई थोड़ा सा उसका चेहरे पे उदासीन और बोलेगा सर, कई बार ऐसे बोलते आप ये तो बहुत सही रहा कि आप जल्दी आ गए। कई बार तो ऐसे एकदम चेहरा उदास,
सामने वाला बोले सर क्या हुआ, अकील जी बोले क्या हुआ सर, क्या बताएं अकील भाई, ये आपका रिपोर्ट बड़ा बड़ा डेंजरस है यार, आपका इंटरनल फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम वाला विषय है यार। तभी तो थोड़ा हिलेगा कस्टमर, और है भी तो डेंजरस, है भी तो प्रॉब्लम वाला विषय। हमारे हिंदुस्तान में जब तक कोई डरता नहीं तब तक कुछ करता नहीं, और डराना गलत भी नहीं है, गलत तरीके से डरा नहीं रहे, आप सिचुएशन एक्चुअल बता रहे हैं। सामने सर क्या हुआ क्या हुआ, अखिल जी बोले सर क्या हुआ, आप ऐसा कैसे बोल, क्या बात गड़बड़ हुई, तो ये क्या होता है सर, ये इंटरनल फैट। अखिल जी ये हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जमा फैट है, ये इतना होना चाहिए, इतना हाई है, ये इतना डेंजर है, आपको कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, 4-5 बार लाल गोला घुमाओ पेन। और मालूम है अखिल जी, ये आप बाहर का फैट दौड़ भाग करके इंसान कम कर सकता है, लेकिन आपका ये जो इंटरनल फैट है ना, ये कभी भी एक्सरसाइज से कम नहीं होता, चाहे आप कितना ही स्टेप चल लो, कितना ही दौड़ भाग करो, ये सही होगा जब आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही करोगे, अपने लाइफ स्टाइल में अपने खाने में न्यूट्रिशन को एड ऑन करोगे। क्लियर हुआ क्या? 2-3 पॉइंट बताते बताते तो दिल धक धक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्चुअल पोजीशन समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, बीएमआई। अच्छा, डायरी में कोई सा भी हो सकता है, मैं केवल आपको वैसे ही बता रहा हूं, आप बोलोगे नहीं सर तीसरा पॉइंट हमारे तो मसल्स का पॉइंट है उसमें डायरी में, आप तो लिख लो, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। तीसरा है बीएमआई। बीएमआई क्या होता है, लिखो, बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारे वेट का रेशियो, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारे वेट का, और हिंदी में लिख लो हमारी लंबाई के अनुसार हमारे वजन का अनुपात, हमारी लंबाई के अनुसार हमारे वजन का अनुपात जो होता है उसको हम सरिता जी बीएमआई कहते हैं। रोहिताश जी क्या हो गया, बीएमआई। अब बीएमआई में भी बाकायदा उसमें आपके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया हुआ है कि अगर 18 से कम बीएमआई है तो आप अंडरवेट की श्रेणी में हैं। लिखो लिखो लिखो, 18 से कम है तो आप अंडरवेट हैं, 18 से 25 नॉर्मल है, 25 से 30 के बीच में मोटापा ओबेसिटी ओबीज, 30 से ऊपर ओबेसिटी ग्रेड फर्स्ट, और 35 से ऊपर है तो ये ओबेसिटी का हाईएस्ट ग्रेड है। अगर किसी का बीएमआई 35 से ऊपर है तो ये बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है। अकील जी का चेकअप हुआ, वजन 40 किलो ज्यादा है, तो बीएमआई भी 35 से ऊपर आ सकता है। लाल शाही का पेन हाथ में लो और इस पे रेड मार्किंग करो। कहां कहां रेड मार्किंग करनी है समझ में आ रहा है? वजन के ऊपर रेड मार्किंग होगी, इंटरनल फैट के ऊपर रेड मार्किंग होगी, बीएमआई के ऊपर रेड मार्किंग होगी। और वही चिंताजनक विषय, अकील जी आपका बीएमआई जो है ये डेंजरस है। सर ये क्या होता है? सर ये लंबाई के अनुसार वजन का अनुपात होता है, ये 18 से 25 नॉर्मल होना चाहिए, बट लिखो फिट बॉडी का बीएमआई मेडिकल साइंस और डब्ल्यूएचओ के अनुसार आज एक स्वस्थ इंसान का बीएमआई जो है वो 22.5 से 23 के बीच में होना चाहिए। 22.5 से 23 के बीच में अगर बीएमआई है तो वो व्यक्ति वेल अप टू डेट फिट है, उसका बीएमआई एकदम जबरदस्त है। 22.5 से 23 के बीच में बीएमआई, और 25 से ऊपर मोटापे की श्रेणी में, 30 से ऊपर पहली ग्रेड, और फिर तो वो सॉरी 30 से ऊपर ओबेसिटी की दूसरी ग्रेड है, दूसरी ग्रेड है वो। 30 से ऊपर अगर बीएमआई तो ओबेसिटी की सेकंड ग्रेड में आप आ गए, 25 से ऊपर है तो पहली ग्रेड आ गई ओबेसिटी की, और 35 से ऊपर है तो ओबेसिटी की तीसरी ग्रेड में आप आते हैं, जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज, मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज, बीपी एंड प्री मैच्योर डेथ, अचानक मृत्यु होना। आपने देखा होगा रात को सोया सुबह उठा ले अचानक मृत्यु हो गई, चलते चलते थोड़ा पसीना आया टपक गया, पार्किंग में गया था बाइक के ऊपर बैठा वहीं लुढ़क गया। आजकल ऐसे केस ज्यादा होते हैं, आपने देखा होगा, अचानक मृत्यु का होना। तो बीएमआई 35 से ऊपर है सर, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और आपको इसको कम करना बहुत जरूरी है। अकील जी सुबह से बोले आज तो मेरा ही नाम आ गया सारे रिपोर्ट कार्ड और डेंजर डेंजर बता रहे हैं।
ये केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं अकील भाई, टेंशन नहीं करना, आपका तो जबरदस्त बीएमआई है। तो अब समझाने के लिए आपने उनको ये समझाया, ये कैसे कम हुआ सर? जैसे जैसे आप वजन कम करेंगे वैसे वैसे ही आपका सही होता जाएगा। क्लियर है? बीएमआई क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट लिखिए बॉडी एज। बॉडी एज, बॉडी एज में भी क्या होगा? लाल शाही का पेन वीरेंद्र जी हाथ में होगा, क्योंकि हर आदमी जवान दिखना चाहता है, बूढ़ा तो कोई होना चाहता नहीं कभी। और ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मालूम है? बॉडी एज। तो अब क्या समझाना है सर? बॉडी एज इनकी आएगी, इनकी उम्र है 40 साल और 40 किलो वजन है ज्यादा, इनकी बॉडी एज आएगी 65 कम से कम, 65 साल। और इस पे करो 4-5 बार लाल पेन घुमाओ, गोला करो। आपको मालूम है अकील भाई? हाँ जी। वैसे तो आपकी उम्र 40 साल है, वैसे तो आप 40 साल के हैं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके फेफड़े 65 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। आपको मालूम है? आप अपनी उम्र से 25 साल आगे चल रहे हैं। अखिल जी, आपने कई लोगों को देखा होगा हमारे परिवार में, समाज में, जिनकी जवानी में डेथ हो जाती है, और हम बड़ा शौक संतृप्त होते हैं कि यार इतना जवान आदमी इतनी कम उम्र में चला गया। लेकिन याद रखिए, वो बाहर से जवान होता है, लेकिन संजीव माहेश्वरी जी वो अंदर से पूरा हो चुका होता है, अंदर से पूरा हो चुका होता है। तो सर आप अपनी उम्र से 25 साल आगे चल रहे हैं। तो बोलेंगे सर ये बताओ ये कम कैसे होगा? कम कैसे होगा? जैसे जैसे आज तक आपने अपने आप को अकील जी जवान से बूढ़े होते हुए देखा है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में आने के बाद आप अपने आप को वापस बूढ़े से जवानी की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे, एंटी एजिंग की तरफ। आपने 2 किलो वजन कम किया, 1 साल कम हो जाएगी। 4 किलो वजन कम किया, 2 साल कम हो जाएगी। जैसे जैसे वजन कम होगा वैसे वैसे आप वापस एंटी एजिंग की तरफ जाएंगे। और अकील सर, जैसे ही आपका 40 किलो वजन कम हो गया तो मेरे अकील भाई की उम्र भी 40 साल आ जाएगी मशीन पे। बॉडी एज क्लियर? ये भी क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आरएम, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। आरएम, आरएम, आरएम लिखो फटाफट। आरएम, 4 मिनट बाकी है। आरएम, आरएम मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारा शरीर रेस्ट की अवस्था में कितनी कैलोरी बर्न करता है, ये आपका आरएम। हमारा शरीर रेस्ट की अवस्था में कितनी कैलोरी बर्न करता है। एक महिला का शरीर रेस्ट की अवस्था में, आराम की अवस्था में 1100 कैलोरी बर्न करता है, और एक जेंट्स का शरीर 1200 कैलोरी बर्न करता है रेस्ट की अवस्था में। क्लियर है? लिखा हुआ है डायरी के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, डरने का घबराने का कोई टेंशन नहीं। 1100 1200, फीमेल है 1100, मेल है 1200, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है क्या? यस नो, कुछ तो चेहरे पे स्माइल, टेंशन लग रही है। सही है बोल रहा हूं ना? अब मेरे को भी हो सकता है मिस्टेक हो जाए तो बता दिया करो। हाँ, तो अभी 1100 1200। अब मान लीजिए हमने इनका चेकअप किया, कैलोरी कितनी आएगी पता है? आएगी 1900, 2000, 2500 आएगी। 2000 से ऊपर ही मानो आप, 40 किलो वजन ज्यादा है सर ना। हमारा शरीर रेस्ट की अवस्था में 1200 कैलोरी बर्न करता है। अब कस्टमर को तो समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे भी लाल शाही से गोला करो कि आपके शरीर में 2000 कैलोरी मतलब 800 कैलोरी ज्यादा है। देखो, वैसे इसके दो तरीके हैं, कस्टमर को समझाने का पॉइंट ये अलग रहेगा, कोच को समझने का पॉइंट अलग रहेगा। जैसे अगर आपको आप कोच को तो क्या समझना है, जिसका जितना ज्यादा आरएम होगा उसका उतना ही ज्यादा फास्ट रिजल्ट आएगा, ये आपको समझना है। समझ पा रहे हैं? एज ए कोच अगर 2000 आ रहा बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि 1100 1200 वालों का 1-2 किलो वजन कम होता है। 1500 से 2000 कैलोरी है तो 4-5 किलो वजन कम हो जाएगा। 2000 से 2500 कैलोरी है तो उनका 7-8 किलो वजन चला जाएगा। लेकिन कस्टमर को बोलना नहीं है ये बात, क्योंकि कई बार हम जोश में बोल देते, अरे सर मजा आ गया, क्या हो गया आपका? तो सर 8 किलो वजन कम हो जाएगा महीने का। और जयपाल जी का हुआ 7 किलो, जयपाल जी लठ लेके आपके पीछे हो जाएंगे, आपने 8 किलो बोला था, 7 किलो ही हुआ है। तो क्या करना है? ओवर डिलीवर करना ही नहीं है, बोलना कम है, देना ज्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि 7-8 किलो होगा तो भी क्या बोलना है? 3-4 किलो का रिजल्ट महीने का आराम से आ जाता है। और आपने 4 किलो बोला और उनका 5 किलो वजन कम हो गया तो वो डीजे पे डांस करेंगे, वैसे मजा करेंगे एकदम, ओ सर मजा आ गया, मेरा तो 5 किलो वजन कम हो गया। समझ आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कस्टमर को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझाएंगे? अकील जी, आपका जो आपकी जो कैलोरी, आपके शरीर में जो कैलोरी है,
हमारा शरीर 1200 कैलोरी बर्न करता है रेस्ट की अवस्था में। आपके शरीर में 800 कैलोरी जरूरत से ज्यादा है। 800 को लगाओ गोला, 800 कैलोरी जरूरत से ज्यादा है। और उसके बराबर में लिखो 800 कैलोरी ज्यादा बराबर फैट। अगर हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी होती है और हम उसका यूज नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अकील जी, आपके पर्स में है 50,000 रुपया और आपके महीने का खर्चा आपके घर का है 40,000 रुपया, तो हर महीना 10,000 रुपए जो बच रहा है वो कहां पे जाएगा? बैंक बैलेंस में जाएगा। वैसे ही ये बची हुई कैलोरी जो है ये फैट के रूप में बैलेंस जमा हो जाएगा, बैलेंस जमा हो जाएगा। याद रखिए, ओके, हमेशा याद रखिए इस बात को। समझा सकते हो? हेलो, अब केवल लास्ट पॉइंट बचा होगा शायद एक, SM स्केटल मसल्स। और तो नहीं रहा ना कोई? प्रियंका जी हो गया पूरा? यस, SM लिखो फटाफट से लास्ट पॉइंट, स्केटल मसल्स। इसका मतलब है हमारे शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत। हमारे शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत। यहां पे लिख लो, जैसे जैसे वजन बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है तो मसल्स कमजोर होती है। जैसे जैसे चर्बी, मोटापा बढ़ेगा, मसल्स कमजोर होगी, और चर्बी कम होगी तो मसल्स हेलो मजबूत होगी। तो लाल शाही का पेन हाथ में, दिमाग पूरा कस्टमर के सामने, कस्टमर के साथ, और क्या करना है? मसल्स के बारे में दिया हुआ होगा ना, इसमें रिपोर्ट कार्ड में डाला हुआ होता है। जेंट्स है तो 32 से 35 और फीमेल है तो 25 से 27, ऐसा ही है ना, 25 to 27। अब क्या करना है? यहां पर आप देखोगे मोटे आदमी का मसल्स हमेशा कमजोर रहेगा, उसके हाथ पैरों में दर्द होएगा ही होएगा, जोड़ों में दर्द होएगा ही होएगा, कोई कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकता। लेकिन कई बार आदमी जवान होता है तो दर्द नहीं भी होता, तो हमें से कई बार हम क्या करते हैं, जोश जोश में बोल देते हैं, सर आपके मसल्स बहुत कमजोर है, आपके हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, कमर में बहुत दर्द होता है। सामने वाला पता क्या बोलता है? कुछ भी नहीं होता मेरे को, आप गलत बोल रहे हैं। अब यहाँ पे तो आपकी नजरें नीची हो जाएगी ना। तो पता मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं? मैं एक्सप्लेन करता हूं, अकील सर आपका ना ये मसल्स जेंट्स में 32 से 35 के बीच में होना चाहिए। 32 से कम है तो कमजोर है, और 35 से ऊपर तो काफी मजबूत है। आपकी मसल्स आ रही है 27, इट मीन्स आपकी मसल्स बहुत कमजोर है, और इसकी कमी से हाथ पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जोड़ों में। और हमेशा देखो, हमेशा आपके चेहरे का हाव भाव भी ऐसे होना चाहिए, हाथ ऐसे। आप याद रखो, जब आप ऐसे करते हैं ना, सामने वाला भी थोड़ी देर में ऐसे करने लग जाता है। आप बोलोगे आपके इसी की कमी से आपके हाथ पैर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ऐसा या तो हो रहा होगा, नहीं तो होने के पूरे पूरे चांसेस है। या तो हो रहा होगा, नहीं तो होने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर वो बोलेगा नहीं हो रहा, हाँ अभी आपकी उम्र कम है इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा, नहीं तो आने वाले टाइम में पक्का होने वाला है। और ज्यादातर पता है ये रिप्लाई तो कम ही आएगा, बट आप बोलोगे या तो हो रहा होगा, नहीं तो होने के पूरे पूरे चांस है। इतनी देर में सामने वाला क्या बोलता है? हाँ सर बहुत हो रहा है। और महिला है तो अधिकांश क्या बोलेगी? सर इधर भी होता है, इधर भी होता है, बहुत दर्द होता है। सर आप सही बोल रहे हो। अरे इतना बोलते हैं हमारा पाव खून बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता बताओ? फिर हम क्या बोलेंगे? ये मैं नहीं बता रहा, ये मशीन बता रही है, देख लो मशीन बता रही है। हो गया काम, हो गया तमाम काम। समझ आ रहा है? तो कर दो इसको बोला। ये जैसे जैसे वजन कम होगा, आप न्यूट्रिशन लेते जाओगे, आपकी मसल्स बढ़ती जाएगी, बाकी सारे पैरामीटर 72 घंटे में कम होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपकी डायरी के ऊपर दिया हुआ है ज्ञान सारा, रोल इन फिटनेस 80% न्यूट्रिशन प्लस 20% फिजिकल वर्कआउट। अब और नीचे एक और लिखा हुआ है कि इंडियन फूड में क्या है, कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा, कुछ चीजें कम है खाने में, कैलोरी, फैट, साल्ट, शुगर ये ज्यादा है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। और राइट में लिखा हुआ है मोटापा आता तो गिफ्ट में कौन कौन सी बीमारी साथ लेके आता है वो आप समझाओगे। बस इस तरीके से आप रिपोर्ट कार्ड एक्सप्लेन करिए और आपके कस्टमर्स अच्छे से बनेंगे, क्योंकि जिसको आ गया काम करने का तरीका, उसके लिए हिंदुस्तान ही अमेरिका। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहें। आई होप आज के सेशन में आपको कुछ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मेरी मेहनत मेरी हिम्मत एक दिन